Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing basic probability module 1 of your syllabus, probability and statistics. Statistics तो already covered up है, बाकी का मैं upload करूँगा एक के बाद एक. बाकी probability में अभी तक we have seen कि what are the basic terminologies of probability, कि sample space क्या है, random experiment क्या है, different types of events, mutually exclusive, exhaustive event, etc. In the first video बहुत important है देखना समझना. सेकेंड वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व किया इन द लास्ट वीडियो. कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने उसमें सॉल्व कर बताया. और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो मैं लाइव प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ. उसमें वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. फिर उसके बाद इसमें वी आर गोइंग टू सी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में बता दूँ. दैट इज़ जो क्लासिकल डेफिनेशन था दैट वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस था दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है तो, और प्रिसाइसली उसमें डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में प्रिसाइसली उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है. एंड नॉट ओनली दैट, मैं किसी भी कुछ इवेंट का, ऐसे ही कोई भी इवेंट का मैं प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता हूँ. तो कुछ उसमें कंडीशंस होना चाहिए, कुछ तो पाबंदी होना चाहिए. तो एक फेमस रशियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है कोलमोगोरोव. ठीक है, उन्होंने एक लिस्ट ऑफ कंडीशंस हम लोगों को दिया था जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है. तो उन लिस्ट ऑफ कंडीशंस को ही एक्सियम्स बोलते हैं. टोटल 3 एक्सियम्स आर देयर, एक्सियम 1, 2 एंड 3. कोई भी अगर फंक्शन p, कैपिटल P, अगर इन तीनों एक्सियम को सेटिस्फाई करते हैं तो उस p फंक्शन को हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन या फिर सिंपली प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं. सो दिस इज द मेन फंडा ऑफ द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. पहले 3 एक्सियम्स को हम लोग देख लेते हैं, देन उनको समझेंगे विद एग्जांपल्स. उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. वैसे एक्सियोमेटिक डेफिनेशन आया था इन 2019, मतलब 1920 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और 2005 में भी आया था. क्या बोल रहे हैं कि लेट ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी सीरीज. कैपिटल एस बी अ सैंपल स्पेस. ठीक है, लेट पी बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल इवेंट्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस. पी कोई भी एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल इवेंट्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर. ठीक है, इसका मतलब इससे तो एक चीज पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमें एक रियल नंबर ही मिलेगा. किस टाइप का रियल नंबर पता करने के लिए लेट अस सी फर्स्ट एक्सियम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू शुड बी ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है. दैट इज प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नॉन नेगेटिव होगा, 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है. प्रोबेबिलिटी का, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉन नेगेटिव. 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट नॉट लेस देन 0. सेकेंड एक्शन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1. सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी, एस मतलब होता है सर्टेन इवेंट जो कि डेफिनेटली ऑकर करेगा, होगा ही होगा. सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है. दैट इज द सेकेंड एक्शन. थर्ड एक्शन क्या है, a1 a2 there are finite or infinite number of pairwise mutually exclusive events. This I have detailedly discussed in the first video of probability, pairwise mutually exclusive event. तो मान लो either finite number of events है या फिर infinite number of events है, लेकिन सभी events pairwise mutually exclusive है. मतलब pairwise उनका intersection पाई है, there are no common elements between two sets or two event space of these particular events. तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्लस ए यूनियन a1 यूनियन a2 यूनियन अप टू डॉट 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 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 प्लस डॉट 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 डॉट. तो अगर कोई एक फंक्शन p, कोई भी एक इवेंट a के लिए ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई, मतलब सभी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो द रियल नंबर p ऑफ a इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. दैट्स इट. ठीक है, अब समझते हैं एग्जांपल्स लेके. मान लो वैसे 3 कंडीशंस, 3 एक्सियम वैसे तो बहुत ही ईजी है,
लेकिन अगर चाहो तो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेके अपने तरीके से इसको समझ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होना चाहिए। मान लो कोई एक बच्चा, तुम में से कोई एक बच्चा सेकंड सेमेस्टर देने बैठ रहा है मैथ्स का एग्जाम, BSM 201 मैथ्स का एग्जाम देने बैठ रहा है, जिसके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो क्या ये हो सकता है कि द चांस दैट द बच्चा विल पास, दैट द स्टूडेंट विल पास इज -20%? दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी बच्चे का पास करने का परसेंटेज या फिर चांस -20% नहीं हो सकता है, नेवर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, पास करने का प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यस, पास करने का चांस कैन बी 0%, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। पास करने का चांसेस 10%, 20%, 30% प्लस का कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई द फर्स्ट कंडीशन इज देयर कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकंड, अब देखो एक बच्चा एग्जाम देने बैठा है, मान लो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देने बैठा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आइदर वो बच्चा पास करेगा या फिर फेल करेगा, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता, बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर मैं एक सेट को कंसिडर करूं दैट कंटेन्स द प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ दैट ऑफ हिज एग्जाम, आइदर पास और फेल, तो ये तो होगा ही होगा, दिस सर्टेन इवेंट। अगर बच्चा एग्जाम देने बैठा है तो वो रिजल्ट आने के बाद पास करेगा या फिर फेल करेगा, सो दिस अ सर्टेन इवेंट। और क्योंकि ये होगा ही होगा, दिस अ सर्टेन इवेंट, सर्टेन मतलब डेफिनेटली होगा, तो सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा होता है 1, दैट वी नो, दैट इज द सेकंड एक्सियम। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 कब होता है? व्हेन दैट इवेंट इज अ सर्टेन इवेंट। सो हियर ए इज अ सर्टेन इवेंट इन दिस पर्टिकुलर केस, सो दैट इज वाई उसका प्रोबेबिलिटी इज 1, दैट इज द सेकंड एक्सियम, दैट इज P of S is equals to 1। एंड ये दोनों तो इजी था, उतना मुश्किल नहीं था। थर्ड वाला, इसको भी मैं समझा देता हूँ। मान लो दो इवेंट है A1 एंड A2, इसको कैसे मैं बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, समझना कि देखो तुम लोग के पेपर में क्या क्या है, दो ही टॉपिक है, एक है प्रोबेबिलिटी, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। मान लो कोई एक बच्चा प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा वीक है, स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टैटिस्टिक्स उसका स्ट्रांग है, प्रोबेबिलिटी उसका थोड़ा सा हल्का है, फीका है। तो A1 डिनोट्स की वो सोच रहा है ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, मान के चलता हूँ 20% ऑफ मार्क्स आई विल स्कोर फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। पूरा पेपर में प्रोबेबिलिटी से आई विल गेट 20% ऑफ मार्क्स। एंड स्टैटिस्टिक्स मेरा ठीक है, स्ट्रांग है, तो 60% ऑफ मार्क्स आई विल गेट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। मतलब समझना, टोटल पेपर में जितना भी प्रोबेबिलिटी का पोर्शन आएगा, क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से वो सोच रहा है कि मैं प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चन आ रहा है उसका 20% मैं करेक्ट आंसर दूंगा, मतलब 20% मार्क्स आ जाएगा फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी पार्ट। एंड स्टैटिस्टिक्स का जितना भी पोर्शन है, 100% स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन से यू विल स्कोर 60% करेक्ट। तो उसका टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 कितना आ रहा है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, दैट इज वो बच्चा टोटल आउट ऑफ फुल मार्क्स, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मिला के वो 80% करेक्ट आंसर करेगा, ऐसा उसे लग रहा है। ही विल गेट 80% ऑफ मार्क्स, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो दिस इज हाउ विथ बिल्कुल रियल लाइफ केसेस ऑल दिस थ्री एक्सियम्स आर कनेक्टेड। तुम लोग अपना एग्जाम्पल लेके भी ट्राई कर सकते हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा इजी चीज़ है, आराम से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब मैं ये बता रहा था, ये तीन एक्सियम कुछ इस तरीके का एक्सियम्स है जिनके मदद से मैं कोई भी क्वेश्चंस, मतलब कोई भी प्रूफ टाइप, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन एक्सियम्स का हमें अप्लाई करना होता है, यूज़ करना होता है। तो ऐसे ही दो तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चल, फर्स्ट वन, फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेसिकली ए बार डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में, तो जरूर देख लेना एक बार टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट। अब इसका प्रूफ जल्दी से कर लेते हैं, चलो। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट वी कैन डू इज, तो बेसिकली सेट थ्योरी का ही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि सपोज दिस इज द टोटल सैम्पल स्पेस एस, या फिर जिसको हम लोग इन सेट थ्योरी यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मान लो ये वही है यूनिवर्सल सेट, एंड इसमें एक सेट है कंटेंड है, दैट इज द सेट ए, ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा?
ए का जो बाहर का पोर्शन है पूरा, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, आउटसाइड पोर्शन ऑफ ए इन एस, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो, सो वी नो दैट, ऐसा लिखना है इसका सॉल्यूशन, हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट, क्या बताए, वी नो दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एस, पता है, बिल्कुल क्लियर है ना। देखो वही तो है, मतलब इस ए सेट के साथ अगर मैं बाकी बाहर का पूरा ऐड कर दूं ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन, तो मुझे पूरा एस सेट मिल जाएगा, टोटल रेक्टेंगल मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी है, वेन डायग्राम, एस वेयर एस इज द होल सैंपल स्पेस, द होल मतलब पूरा जो बाहर का रेक्टेंगल है, सैंपल स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब ऑल्सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पाई। अब ये क्यों, क्योंकि देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। ए कौन सा है, अंदर का पोर्शन, और ए का जो बाहर का पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑब्वियसली दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। जो एलिमेंट ए के अंदर रहेगा वो ए के बाहर नहीं रह सकता है, या फिर जो एलिमेंट ए के बाहर है वो अंदर नहीं रह सकता है। सो ऑब्वियसली दिस टू सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, और हमें पता है कि इफ टू सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अच्छा, देन बाई एक्सियम नंबर 2, फ्रॉम एक्सियम नंबर 2, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि बाई एक्सियम 2, क्या था उसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड बाय और फ्रॉम एक्सियम नंबर 3, एक्सियम नंबर 3 से हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखो इसमें भी वही था कि अगर A1 A2 वगैरह दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सेट्स, जैसे कि इसमें है कि A1 मतलब A1 नहीं है, इसमें A एंड A कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि A एंड A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इन लोगों का अगर मैं यूनियन लेके उसका प्रोबेबिलिटी निकालूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो बीच में से ये ब्रेक हो रहा है, बीच में से ब्रेक हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रहा है एंड ऐड हो रहा है ना। बेसिकली सिंपल यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज है। सिंपली इमेजिन करो A1 के जगह पे A है एंड A2 के जगह पे A कॉम्प्लीमेंट है, A बार है, दैट्स इट। तो यही तो बनेगा फॉर्मूला। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बाई एक्सियम 3, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि दोनों पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, नाउ फ्रॉम दिस अगर मैं इसको फिर से लिखूं, नाउ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एस, दोनों साइड के ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा। दोनों साइड मैंने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया है। अब इसका प्रोबेबिलिटी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, दैट इज दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ का एस का वैल्यू कितना था 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सर यही तो निकालना था, यही तो प्रूव करना था, और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है, समझ में आया? समझ में आया होगा तो ज़रूर एक लाइक करना। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ एक और ही क्वेश्चन करेंगे, दैट इज दिस वन। अब इसमें क्या देखो, वही सेम वही कंसेप्ट वगैरह यूज होगा, लेकिन ध्यान से, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू बी बार। मैंने ये बताया था इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और उसमें मैंने ये बताया था कि ए बार इंटू बी बार या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान रखना, है ना, स्टैंडर्ड नोटेशंस है तो ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए एक वेन डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, विथ। अच्छा देखो, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। ए बार तो हमें पता है, ए बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए,
लेकिन बाकी का ये जो नोटेशंस, ये भी स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो फर्स्ट लेक्चर है ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी टर्मिनोलॉजीज, उसमें मैंने ये डिटेल में बताया था। बेसिकली करना मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार मतलब होता है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसे में रहेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली हमें जो प्रूव करना है वो यही स्टेटमेंट प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस ओनली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ए और बी ये दोनों सेट है, इनके जगह पे मैं D1 D2 D3 D4 चार सेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और वो कैसे ए एंड बी के साथ कैसे रिलेटेड है वो मैंने वेन डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया, अभी मैं बताऊंगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो तो ये है मेरा एस जो यूनिवर्सल सेट है बाहर का स्क्वायर वाला, फिर एक एक करके समझते हैं। देखो अच्छा मैंने D1 कौन सा लिया है, D1 इज, एक सेकेंड, D1 कौन सा पोर्शन लिया है, D1 मैंने लिया है A1 ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कौन सा पार्ट है, बिल्कुल बीच का मिडिल का ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है दोनों सेट का। ए एंड बी दोनों जो सर्कल है, टू सर्कल्स, वो दोनों सर्कल है ए एंड बी, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वही होता है इंटरसेक्शन, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ पे D1 से डिनोट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है D2। D2 कौन सा पोर्शन लिया है, D2 मेरा पोर्शन कौन सा है देख सकते हो, D2 इज ए this one, second one, this one, that is A intersection B complement। A intersection B complement मतलब कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो चांद जैसा मून वाला जो ये वाला पार्ट है D2 वाला, ये बेसिकली कौन सा है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है ये, ठीक है। फिर उसके बाद D3 पता चल रहा है। सिमिलरली D4 कौन सा है, D4 बिल्कुल बाहर का A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, पूरा जो A एंड B छोड़ के जो बाहर का पोर्शन है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, जो दो सेट्स था A एंड B, उनको मैंने चार म्यूचुअली पेयरवाइज डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक कर लिया, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये D1 D2 D3 D4 कोई मतलब हर ये चारों सेट एक दूसरे के साथ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई भी देखो कॉमन पोर्शन किसी में नहीं है। D1 D2 D3 D4 मतलब DIs आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, पेयर वाइज म्यूचुअली डिसजॉइंट्स, पेयर वाइज म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। देख लो हर एक के साथ, हर एक का मतलब D1 के साथ D2 का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, D1 के साथ D3 का नो कॉमन एलिमेंट, D2 के साथ D3 का नो कॉमन एलिमेंट, सिमिलरली D4 के साथ किसी का भी नो। और ये मैंने इसीलिए किया ताकि हम लोग का ये जो थर्ड एक्सियम है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, ये एक्सियम मैं यूज़ कर सकूँ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसीलिए मैंने A और B दोनों सेट को चार D1 D2 D3 D4 चार पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक कर लिया है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में जो चार सेट्स हैं दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इनका मतलब ये क्या क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ D1 D2 D3 D4, वो मैंने कन्वर्ट करके दिखाया इन दिस स्टेप जो नंबर 2 से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा पार्ट बन रहा है, ये पूरा ये जो बाहर का पार्ट है A और B दोनों का ये जो बाहर का पोर्शन है, ये दिस पोर्शन इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक्चुअली डिनोट हो रहा है किससे, D4 से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे D4 लिखा है। सिमिलरली A कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन बन रहा है, सिंपली वेन डायग्राम को फॉलो करते चलना है, एंड अगर वेन डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो A कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, A का जो बाहर का पोर्शन है, A को छोड़ के जो बाकी पोर्शन है दैट इज नथिंग बट D3 यूनियन D4, सिमिलरली B एंड सिमिलरली A इंटरसेक्शन B। सिंपली वेन डायग्राम का कंसेप्ट फॉलो करके ये बनाया है और कुछ नहीं। अगर समझ में प्रॉब्लम होगा कमेंट जरूर करना, मैं फिर से बता दूंगा इन सम अदर वीडियो, ठीक है, या फिर कमेंट में भी जितना भी मतलब समझा सको उतना समझा दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक मतलब ये दोनों लिख लेना है, फिर उसके बाद लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट दैट इज लेट अस स्टार्ट विद द LHS। सो ऐसे लिखते हैं कि नाउ द LHS दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, क्या है LHS, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इक्वल्स टू आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ D लिख सकता हूँ। देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या है सर, एक्चुअल में वो D4 ही है, सो आई कैन राइट D4 हियर इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D4। अच्छा अब RHS को देख लेते हैं, RHS इक्वल्स टू RHS में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सभी को इन टर्म्स ऑफ डी आई मतलब D1 D2 D3 D4 लिख लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 यूनियन D4, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, दैट इज D1 यूनियन D3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, D1 प्रोबेबिलिटी ऑफ D1। तो सभी मैंने इन टर्म्स ऑफ डी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्योंकि D3 एंड D4 पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड एक्सियम मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 यूनियन D4 को प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D4। आई होप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। थर्ड एक्सियम का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, यूनियन को प्लस के मदद से हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट में भी यूज कर सकता हूँ, दैट इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D3, ठीक है। फिर इसके नीचे और क्या था, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D1। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होगा, कुछ कुछ कैंसिल होगा, जैसे कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, माइनस एक सेकेंड, हाँ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, अच्छा ये भी माइनस होगा है ना, क्योंकि बाहर में माइनस साइन है ना, फॉर ड्यू टू दिस माइनस साइन, हाँ तो ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ D4। तो LHS से भी मुझे मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ D4 एंड सॉरी RHS से एंड LHS से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ D4 हमें मिला था, दोनों से ही सेम मिला था। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बताओ कैसा लगा ये अप्रोच, वेन डायग्राम वाला, कंसेप्ट वाला। अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करना, कंसेप्ट अगर समझ में आए, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे एक्सियोमेटिक डेफिनेशन समझा है, एक्सियोम्स का एग्जांपल लेके समझा है, उसके साथ साथ एक्सियोम्स को यूज़ करके क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। ऐसे ही सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन समझेंगे और प्रोबेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। इसको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे एंड इससे जो एक और टॉपिक जनरेट होता है दैट इज स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो वो भी मैं बताऊँगा शायद बाद में या फिर अभी देखते हैं, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इन फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। थैंक यू एवरीवन।